वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तक एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को हिंदी में सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है और जितने भी एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी उनमें जो भी संभावित प्रश्न आ सकते हैं उन सब को कवर किया गया, उन सबको ध्यान में रखते हुए वीडियोस को बनाया गया है। ये सारे वीडियोस फ्री हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते। ऊपर आई बटन पे भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखें। और जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगा कि वो एज ए रिविजन के तौर पे कोर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला कोई शासक भारत में नहीं बचा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के नाम पे अब बस मुगलों की मजबूत विरासत और तत्कालीन कमजोर मुगल शासक रह गया था। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर यूरोपीय शक्तियों या यूं कह ले कि यूरोपीय कंपनियों के बीच भारतीय व्यापार पर एक छत्र अधिकार के लिए होड़ सी मच गई थी। आइए जानते हैं यूरोपीय आगमन की कहानी परीक्षा की दृष्टि से। यूरोपियों के भारत आने की वजह यूं ही नहीं थी या कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारक काम कर रहे थे, जिसमें प्रमुख था 15वीं शताब्दी में उस्मानिया सल्तनत या ओटोमन अम्पायर द्वारा एशिया माइनर, जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं, उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लेना। ओटोमन अम्पायर उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत मानी जाती थी, जिसे उस्मान गाजी ने 1299 ईस्वी में स्थापित किया था। यह सल्तनत कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सल्तनत सऊदी अरब से लेकर अफ्रीका के अल्जीरिया, मोरक्को और यूरोप के हंगरी तक फैला था, जिसने लगभग 600 सालों तक राज किया। ओटोमन अम्पायर के टर्की और कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो रोमन अम्पायर की राजधानी भी थी, पर कब्जा करने के कारण पूर्व और पश्चिम के मध्य के बीच व्यापारिक संबंधों पर अंकुश लग गया। अब यूरोपियों, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भारत और इंडोनेशिया से मसालों के व्यापार के लिए एक नया रास्ता ढूंढना था और वे तुर्कों से युद्ध मोल नहीं लेना चाहते थे। अतः वे पूर्व के साथ सीधे सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। अब उनके लिए एक अच्छी बात यह थी कि 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप में एक पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ, जो एक लंबे अंधकार में समय के बाद शुरू हुआ था, जिसे डार्क एज भी कहते थे, जिस दौरान वहां नए नए भौगोलिक खोज हो रहे थे। इसी के साथ केंद्रीय सत्ता भी इन खोजों को प्रोत्साहन दे रही थी और साथ ही जहाज निर्माण, समुद्री यातायात और दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास की खोज भी हो चुकी थी। तो नए सी रूट की शुरुआती खोज का श्रेय पुर्तगाल और स्पेन को जाता है। इसी कड़ी में कोलंबस, जो स्पेन का नाविक था, उसने 1492 में भारत की खोज की यात्रा शुरू की। हालांकि वह भटककर अमेरिका चला गया और इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। वैसे ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और अमेरिकावासी ऑलरेडी मौजूद थे, अतः कोलंबस ने इसे डिस्कवर किया था। यूरोपियंस के परिप्रेक्ष्य में ये सही होता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। इसी प्रकार वास्को डी गामा ने भी नई समुद्री मार्ग की खोज की, जिससे होकर वह उत्तमासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर भारत के कालीकट तट, जो केरल में है, तक पहुंचा। वैसे उत्तमासा अंतरिप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में ही कर ली, इसलिए हम यह सामान्यतः कह देते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यह तथ्य यूरोपियंस के नजरिए से तो सही है, मगर भारत को यूं देखे तो पहले से ही मौजूद था और यूरोपियंस को भी यह पता था। मगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज। तो हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आते गए और इस क्षेत्रों में अपना व्यापारिक विस्तार किया और अंततः कैसे अंग्रेजों ने भारतीय भूभाग पर अपना वर्चस्व कायम किया। अब जब वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से कालीकट पहुंचा, तो वहां के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और यहाँ व्यापार करने का अधिकार भी प्रदान किया। लेकिन आर्थिक हितों के कारण स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया, जिस कारण भारत से मसाले लेकर स्वदेश वापस लौट गया। वहाँ वे मसाले वास्को डी गामा की यात्रा के 60 गुना दामों पे बिके। इस कारण से पुर्तगालियों को, खासकर व्यापारियों के बीच भारत आने को लेकर होड़ सी मच गई। अतः इस्तादो द इंडिया नाम से एक कंपनी की स्थापना की गई और 1500 में पेट्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़ों को भारत भेजा गया
और ये सरकार की तरफ से था जो अलेक्जेंडर छठवें ने भेजा था। हालांकि 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। इसके बाद से तो पुर्तगालियों का लगातार आगमन शुरू हो गया। इसी के साथ 1500 ईस्वी में कालीकट में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी लगाई गई, जिसे बाद में जोमोरिन द्वारा बंद कर दिया गया था। फिर 1502 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। अब अगर महत्वपूर्ण पुर्तगाली वायसरायों की बात करें तो सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, जो 1505 में भारत आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। फिर 1509 में आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हम लोग जो इम्पोर्टेंट तथ्य जुड़े हुए हैं वायसराय से वही देखेंगे, जो कि एक क्रैश कोर्स है, तो जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के परिप्रेक्ष्य उसी को हम लोग टच करेंगे। यह याद रखें कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इस पॉलिसी को बंद करवा दिया। और यह भी याद रखें कि फ्रांसिस्को भले ही प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदि शाह से गोवा को छीना और शासन की शुरुआत की। विजयनगर अंपायर के महान शासक कृष्णदेव राय ने भी पुर्तगालियों को भटकल में पोर्ट बनाने की इजाजत दी थी, जो आज भी एक पोर्ट सिटी है। इससे उन्हें ट्रेड करने में और भी आसानी होने लगी। इधर अल्फोंसो ने भी पुर्तगालियों की स्थानीय स्त्रियों से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पुर्तगालियों की दक्षिण भारतीयों के साथ अच्छी खासी इंटेलेक्चुअल आदान प्रदान की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक भारत में रहा। अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। 1503 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। बसीन वो द्वीप पर आधिपत्य भी स्थापित। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया और कार्टेज पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए एक निर्धारित शुल्क भी देना होता था। और याद रखें कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार किया था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हॉर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित भी कर ली। बात करें पुर्तगालियों के कंट्रीब्यूशन की कि उन्होंने भारत को क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, तो भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गौथिक कला का भी विकास हुआ। अब अगर बात करें इसके पतन की, तो भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, धार्मिक असहिष्णुता, महिलाओं संग वैवाहिक नीति आदि का मराठों व मुगलों द्वारा विरोध किया जाना। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिससे भारत में बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हुआ। बाद में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया था, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई और इस तरह पुर्तगाल अपने व्यापार को लेकर पश्चिम की तरफ उन्मुख हुए। इसके बाद आते हैं डच। तो डच कौन थे? डच हॉलैंड यानी वर्तमान में जो नीदरलैंड है उसके निवासी को कहते हैं। 1596 में कार्नेलिस डी हॉटमैन कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। 1602 में डच कंपनी वेरिंगदे ओस्तो इंडसे कंपनी VOC की स्थापना हुई, जिसे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दिया। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। डच प्रारंभ में तो इंडोनेशिया तक ही केंद्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिनका इन्हें अत्यधिक लाभ भी मिला। डचों की पहली फैक्ट्री की बात करें तो 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, जहां से वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर नेगापट्टनम, जिसको नागपट्टनम भी कहते हैं, को अपना मुख्यालय बना लिया। 1619 में जकार्ता को जीतकर
बैटविया नामक नगर की स्थापना भी की। 1658 अन्य स्रोतों में कहीं कहीं 1659 भी दिया हुआ है, वे पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां भी बनाई। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि में थे। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर स्थित थी, क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए थे। इसीलिए डचों द्वारा भारत में नील, सोडा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। भारत से वस्त्र को निर्यात कर वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथों में था। कंपनी अपनी इच्छानुसार विस्तार नहीं कर सकती, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण था। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदारा या बेदरा के युद्ध में हुआ। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका आगमन हुआ 1599 में। मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। बाद में इस कंपनी का नाम संक्षिप्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी की और इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था और शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत भी मिल गई। हॉकिंस फारसी भाषा का भी बहुत अच्छा जानकार। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह कंपनी और मुगलिया सल्तनत के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम जिसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं तथा भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की थी। तत्पश्चात 1639 ईस्वी में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया और 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उसके बाद बंगाल, बिहार, पटना, ढाका आदि में कारखाने खोले गए। देखिए फैक्ट्स ज्यादा है इसमें क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपको बताया जा रहा है ताकि जितने भी फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं खास करके वनडे एग्जाम्स में वो न छूटे। तो इसलिए आप बस सुनते जाइए, आपको फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है कि पहला फैक्ट्री लास्ट कब था, जैसे डच का लास्ट फैक्ट्री कब था, कहाँ पे बना था, या फिर डच वापस कब गया यहाँ से, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। फिर आपको ये समझने में आसानी होगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे किस तरीके से अपने पैर फैला लिए। जैसे 1615 में जैसे हमने आपको बताया कंपनी और जो मुगल शासन था उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में जाकर सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया था। तो जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो सब चीजें आपको याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। आपको सब कुछ याद नहीं करना है। हाँ, ईस्ट कोस्ट पे कौन सी पहली फैक्ट्री थी, वेस्ट कोस्ट पे पहले कौन सी फैक्ट्री थी, सबसे पहली फैक्ट्री कौन थी भारत में, ये सब आप याद
याद रखें। 1632 में फिर गोलकुंडा के सुल्तान उन्होंने एक सुनहरा फरमान, जिसको गोल्डन फरमान कहते हैं, ये याद रखिए आप, गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के लिए जारी की थी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त किए, तो आप जानते हैं 10 पाउंड जो एनुअल रेंट पे लिया था। और इसी तरह जल्द ही मुंबई भी पश्चिमी तट पे होने के कारण मुख्यालय बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, नाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष भी हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े, जो औरंगजेब के साथ लड़ाई हुई थी। परंतु अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बाद पुनः व्यापार के अधिकार प्रदान कर दिए। 1691 में एक शाही फरमान के द्वारा एक मुश्त वार्षिक कर लेने के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से भी छूट दे दी गई। 1698 में अजीमुशान द्वारा अंग्रेजों को सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जमींदारी दी गई। याद रखें, सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर, इन्हीं तीनों को मिलाकर बाद में कलकत्ता बना। कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम्स का नाम दिया गया। ये जो कलकत्ता बनाना, जो एक जॉब चार्नक, उन्होंने कोलकाता की नींव रखी थी कलकत्ता, और इस नई किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम्स का नाम दिया गया। और यहाँ एक प्रेसिडेंट काउंसिल की व्यवस्था भी की गई। चार्ल्स आयर जो थे वो प्रथम प्रेसिडेंट भी थे वहाँ के। ठीक, तो आप ये भी याद रखें कि जो काउंसिल बनाया गया और जो प्रेसिडेंट वहाँ पे नियुक्त किया गया, जो पहले प्रेसिडेंट थे फोर्ट विलियम्स के, वो कौन थे? चार्ल्स आयर। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था, और 1774 से 1911 तक यह ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रही थी। ठीक, जैसा हम लोग जानते हैं 1911 के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया था, लेकिन 74 से 1774 से 1911 तक कौन था? कलकत्ता। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखसियार ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान भी जारी किया था, और फरमान के तहत एक निश्चित वार्षिक कर यानी 3000 रुपए, ये जरूरी नहीं आपको याद रखना, बट 3000 रुपए उस समय एक अमाउंट था, फरमान के अंतर्गत जारी किया। और ये वार्षिक कर 3000 रुपए के बदले निःशुल्क व्यापार करने तथा बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। किसी का सिक्का चल रहा है कहीं पे, तो आप समझ सकते हैं इसका क्या अर्थ हो सकता है। जो मुगल साम्राज्य था उसके तहत ये अपने ढाले गए सिक्के भी चला सकते। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा था। तो ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उनका नाम था ओम्स। उन्होंने कहा था इसे मैग्ना कार्टा, जो फर्रुखसियार द्वारा दिया गया था कंपनी को। कंपनी के बारे में और ब्रिटिश के बारे में आगे हम लोग और विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब सारे यूरोपियंस यहाँ से चले जाते हैं या फिर हार जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो यहाँ पे यही बचती है, इसलिए आगे इन्हीं का इतिहास है। बहरहाल अभी देखते हैं डेनिसों का आगमन। तो अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में आए थे 1616 में, और डेनिसों ने 1620 में ट्रैकोबार तथा 1676 में सेरामपुर बंगाल में जो है अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। इसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत जल्दी ही चले गए थे। 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां इन्होंने बंद कर दी थी बशर्ते, और ये वापस चले गए थे बेचकर। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी सबसे लास्ट में। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया, और इन्होंने अच्छी खासी टक्कर भी दी थी डुप्ले के शासनकाल में अंग्रेजों को। सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया, और इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो इनके द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1668 में कौन थे? फ्रैंकोइस कैरो। इन्होंने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री लगाई थी। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। 1673 में फिर कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन, जिनका नाम था, इन्होंने वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से भी जाना गया।
पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया था। फोर्ट लुई किला किसने बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं बल्कि फ्रेंच ने बनाया था। और ये कहाँ था? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी वही जो सूबेदार शेर खां से लिया था, किन्होंने? फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक, और यही बाद में पौंडीचेरी कहलाया। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं और भी जागृत हो गई। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े गए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते। भारत में उस समय कर्नाटक का एक क्षेत्र कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष चलता रहा। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई। कर्नाटक युद्ध हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी के बीच का संघर्ष। तो ये था भारत में यूरोपीय का आगमन। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से भारत के जो स्थानीय शासन इस तरह से वो बिखर गई औरंगजेब के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।